कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युग से, जहां पर हम कौरवों और पांडवों के बीच चलती जंग को देख पाते हैं, जिसके बाद में पांडवों ने जीत हासिल करके कौरवों को निस्त नाबूद कर दिया था। इस जंग के खत्म हो जाने के बाद में सिर्फ एक शख्स बचता है और वह होता है अश्वत्थामा। वो इतना ज्यादा गुस्से में आ चुके थे कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र को समन किया और फिर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा को पंट आउट कर दिया, जिसकी वजह से जो उनके पेट में बच्चा होता है वह मर जाता है। अब यह जो उन्होंने कांड किया होता है, इस वजह से लॉर्ड कृष्णा बहुत ज्यादा गुस्से में आ और रणभूमि में आकर अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने भले ही जीवन में कितने भी अच्छे काम क्यों ना किए हो, मगर इस बार जो तुमने एक बच्चे को जान से मारा है, इस वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कभी भी मरोगी नहीं बल्कि अनंत समय तक सड़ोगे। तो अश्वत्थामा उनसे कहते हैं कि क्या कभी मेरा कोई पश्चाताप होगा, क्योंकि गलती तो मैंने कर दी है, उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ, मगर मुझे एटलीस्ट एक मौका तो मिलना चाहिए। जहाँ पर कृष्णा जी बताते हैं कि ठीक है, तुम्हें फ्यूचर में जब इस धरती पर गंगा सूख जाएगी, सांस लेने के लिए अच्छी हवा भी नहीं बची होगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, एक नया युग आया होगा जिसमें कली नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस धरती पर कहर ढा रहा होगा, तो उसे खत्म करने के लिए मेरा एक रूप पैदा होगा जिसका नाम होगा कल्कि। और आज तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है, मगर फ्यूचर में तुम उसे बचाने की कोशिश करोगे, और जैसे ही तुम अपने इस टास्क में कामयाब होते हो, फिर तुम तुम्हारी इच्छा से देह त्याग कर सकते हो, मतलब सब कुछ मामला सॉर्ट हो जाएगा। मगर जाते वक्त कृष्णा जी अश्वत्थामा से उसकी मणि भी ले जाते हैं। अब यहाँ से कहानी आती है 2898 एडी में। अब यहाँ पर हम एक एयर ट्रक को देख पाते हैं जो कि हवा में फ्लोट करता हुआ सीधा काशी तक जा रहा होता है। इसी बीच हम वहाँ पर काफी सारे कैदियों को या फिर ले जाने वाले मुसाफिरों को देख पाते हैं। इस वक्त पानी भी कोई एक दूसरे को बांटना नहीं चाहता था, फिर भी एक रूमी नाम का शख्स होता है जो कि एक छोटी सी बच्ची को पानी पिला देता है। तो वहाँ पर एक और लड़की बैठी होती है और वो कहती है कि क्या आप जानते नहीं कि पानी की कीमत कितनी है, कोई भी किसी को फ्री में नहीं पिलाता। जहाँ पर रूमी बताते हैं कि इस धरती पर अब सब कुछ विनाश की कगार पर आ चुका है, अगर इसे कोई बचा सकता है तो वो होगा इस धरती का महारक्षक। मैंने पुराणों में पढ़ा है कि वो 6000 साल बाद लौटेंगे और आज ही वो दिन है, मतलब ये एक ऐसा अपोक्लिप्टो है। लेकिन रोमी से वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपा पाती, जिसके बाद हम काशी सिटी को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, पानी वगैरह वहाँ का सूख चुका था, एयर पोल्यूटेड हो चुकी थी और यहाँ पर अब गुंडा राज चलने लगा था, मतलब कि वो बाउंड हंटर्स यानी कि उन्हें हम सुपारी किलर्स भी कह सकते हैं, वो यूनिट्स के बदले ये सारा काम किया करते थे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो इस वाले टाइम के अंदर यूनिट्स चला करते हैं। अब यूनिट का सीन ऐसा है कि नीचे धरती पर जो लोग रह रहे हैं, अगर वो 1 मिलियन यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ऊपर कॉम्प्लेक्टेड अच्छा खाना, फ्रेश मामला सब कुछ। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स उसी बाउंड हंटर के पास आकर बताता है कि मेरे दादा के पास में छोटी सी मूर्ति थी, इसके बदले में मुझे कितने यूनिट मिलेंगे। तो गुंडा उसका नाम पूछता है, जहाँ पर बूढ़ा शख्स बताता है कि मुझे इस मूर्ति का नाम तो याद नहीं है, मगर यह इस काशी शहर के रक्षक की है। इतने में ही यहाँ पर यह एयर ट्रक आ चुका होता है जिसके अंदर से बहुत सारी लड़कियाँ निकलती है, बहुत सारे लोग निकलते हैं। तो यह जो बाटी हंटर्स होते हैं, यह फर्टाइल लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। फर्टाइल लड़कियों का मतलब होता है वो लड़कियाँ जो कि बांझ ना हो, मतलब कि आगे चल कर के बच्चे पैदा कर सके। इसका उल्टा मतलब हो गया, यानी कि नॉन फर्टाइल या फिर अनफर्टाइल लड़कियाँ वो होती है जो कभी बच्चा ना पैदा कर सके। और सबसे खास बात यह थी कि फर्टाइल लड़कियों को ऊपर कॉम्प्लेक्शन पर लड़की के मिला करते थे। तो भाई हर कोई इनको ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। चेक वक करक आके इतने में हमारे रूमी भाई साहब उस लड़की को लेकर छिपकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर रेबल की एक टीम होती है जो कि कॉम्प्लेक्शन छेड़ना चाहती थी, क्योंकि को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है, मतलब जीव जंतु जानवर कुछ भी ठीक से बचे नहीं होते हैं। तो रेबल ग्रुप जो है इनके अगेंस्ट चलकर कल के लिए, मतलब कि फ्यूचर के लिए एक जंग छेड़ना चाहता होता है।
अब यहाँ पर रूमी के पास में उन्हीं की एक कोऑर्डिनेटर मरियम का मैसेज आता है और वो कहती है कि क्या तुम्हें माँ मिली। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट माँ एक ऐसा प्रोजेक्ट है मतलब कि जो फ्यूचर में कल्कि को पैदा करेगी, तभी जाकर के संसार में असामाजिक तत्वों का विनाश होगा और सारी की सारी जो जनसामान्य जो नॉर्मल लोग हैं फिर से फल फूल सकेंगे। तो इन्हीं की ग्रुप ने एक लड़की को बचा लिया होता है जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट भी होती है। अब यहाँ पर रूमी के पास में एक छोटी सी मणि होती है। अगर किसी प्रेग्नेंट लड़की के पास में उस मणि को घुमाया जाए और अगर वो चमक जाए, इसका मतलब वही माँ होगी जो कि भगवान को पैदा करेगी, संसार से सारे वैश्य दरिंदों को खत्म करेंगे। मगर ये मणि उस वक्त चमकती नहीं है तो लोगों की जो एक होप थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। इतने में ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्टेड पर्स जो कि स्टार वर्सेस में थे वह यहाँ पर पहुंचकर इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में बहुत सारे रेबल मारे जाते हैं और एट द एंड उस लड़की को यानी कि जो प्रेग्नेंट होती है इंक्लूडिंग रूमी को पकड़कर कॉम्प्लेक्टेड मानस के पास ले जाया जाता है। अब मानस को देखकर हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो ऊपर कॉम्प्लेक्शन पूरे करके ऊपर कॉम्प्लेक्शन बताता है कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का राज है और वो है सुप्रीम यास्कीन। पूरी दुनिया है, वही तुम्हारा भगवान है, वही सब कुछ है, उन्हीं के आदेश पर सारे के सारे काम होंगे और अगर किसी ने उनके खिलाफ बगावत करी तो वह हमारे हाथों मारा जाएगा। इतने में ही मानस के पास में जो एक गुंडा होता है वह मरियम का मैसेज भी ले आता है। अब यहाँ पर समहाउ मरियम और मानस एक दूसरे को जानते होते हैं। तो यहाँ पर मानस का मरियम से कहना था कि तुम लोग जो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश वगैरह रच रहे हो, मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारा सीक्रेट हाइडआउट कहाँ पर है, तो मैं इस लड़की को और तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। अब कहीं ना कहीं ये जो लड़की होती है ये भी समझ चुकी होती है कि अगर इन्हें सीक्रेट हाइडआउट का पता बता भी दिया तो भी ये इनको मार देंगे। तो ये मना कर देती रूमी को कि बताना मत प्लीज। तो मानस को आ जाता है गुस्सा और वो ऑन द स्पॉट इन दोनों की ही जान ले लेता है। और यह सारा हादसा दूर खड़ी वो छोटी लड़की भी देख रही होती है। तो मानस को गुस्सा आता है तो मानस अपने जो बाउंड एंटर्स होते हैं उसको उस लड़की के पीछे लगा देते हैं। इस लड़की को बचाने का काम उसी रेबल ग्रुप से वीरेन नाम का शख्स कर रहा होता है। वीरेन के ऊपर बाउंड लग जाती है 10,000 पॉइंट्स की। अब जैसे ही बाउंटीज होती है तो शहर में जितने भी बाउंटीज होते हैं ये वीरेन को भी पकड़ने के लिए लग जाते हैं। देन एंट्री होती है कि भैरवा के पास में एक छोटी सी रोबोट भी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कि बुज्जी कहा गया है, जो कि इसकी कार से कनेक्टेड भी होती है। वह बताती है कि भैरवा जस्ट अभी कॉम्प्लेक्शन पॉइंट्स की, लेकिन यहाँ पर अब काफी सारे गुंडे पहुँच चुके होते हैं। तो वो प्रभास को यानी कि भैरवा को उनके रास्ते से हट जाने के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अब धाकड़ फाइट स्टार्ट होती है। स्टोरी यहाँ पर भैरवा एक एक करके सारे के सारे बाउंड हंटर्स को धूल चटाता जाता है। अब उसके पास में काफी सारे गैजेट्स भी होते हैं, जैसे कि खुद की अलग अलग रेप्स बना लेना, शूज में उड़ने वाली पावर होना। तो इन्हीं सभी की मदद से भैरवा उन सभी बाउंड हंटर्स का सामना करता है और फिर वीरेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब बेसिकली हुआ ये होता है कि उन बाउंड हंटर्स ने जो मतलब ढेर सारे आ चुके थे, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तू इसे हमसे ले लेगा ना तो 10,000 हम भी तुझे दे देंगे, मतलब कॉम से तो अलग मिलेंगे और हम भी जो देंगे वो भी अलग। तो फिलहाल तो भैरवा इनसे इनके 10,000 पॉइंट्स ले लेता है। देन सीन शिफ्ट होता है बानी पर, जो कि काइंड ऑफ सुप्रीम या स्किन के एक और मैनेजर होते हैं, जिन्हें की खोजबीन करते वक्त धरती में से गांडीव मिलता है। गांडीव है अर्जुन का धनुष। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है दीपिका पर, जो कि ऊपर कॉम्प्लेक्टेड लड़की है, जो कि फर्टाइल लड़कियों को टाइम टू टाइम खाना पहुंचाने का काम करती है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है। अब ये जो फ्यूचर टाइमिंग है, यहाँ पर सेक्स के थ्रू बच्चे नहीं होते, यहाँ पर इनके पेट में एक सीड या फिर कहे कि काइंड ऑफ एक ऐसा मैकेनिकल स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे ये सारी की सारी औरतें प्रेग्नेंट हो सके। अब जो भी लड़कियाँ इन कैप्सूल्स में रह रही होती है, इनको बस मस्त खाना पना मिल रहा है, पूरी नींद मिल रही होती है। तो दीपिका सोचती है कि काश मैं भी फर्टाइल होती तो मुझे भी लंबी नींद लेने को मिलती, अच्छा खाना खाने को मिलता, रोज रोज टाइम पर उठकर नौकरी चाकरी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर हम दीपिका की एक फ्रेंड को भी देखते हैं जिसका वहीं के एक शख्स के साथ में चक्कर भी चल रहा होता है। और यह जो बंदा होता है दीपिका पर कहीं ना कहीं लाइन भी मारता है कि अगर तुम्हें फर्टाइल होना ही है तो उसके काफी सारे वेज हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन दीपिका उसकी कोई बात नहीं सुनती और
वहाँ से निकल जाती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है। यहाँ के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, इस पूरे डिपार्टमेंट को नाम दिया गया होता है प्रोजेक्ट के। अब इसमें होता यह है कि सुप्रीम यास्कीन ने एक ऐसा फार्मूला बनाया था, सीडिंग फार्मूला, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मैकेनिकल नाम दिया है, चलो इसको सिंथेटिक स्पर्म नाम दे देते हैं। ये क्या करता है कि लड़कियों को प्रेग्नेंट करता तो है, मगर कोई भी लड़की 120 डेज से ज्यादा जिंदा रह नहीं पाती है। और थोड़ी देर पहले दीपिका ने जिस लड़की को खाना दिया था, यह टोटल 100 डेज तक सर्वाइव कर चुकी थी, जो कि अभी तक कोई भी लड़की नहीं कर पाई थी। मतलब 120 तो बहुत दूर की बात है। तो मानस आकर उसके सिंथेटिक स्पर्म में से वो सीरम निकलवा लेना चाहता था, जो कि सुप्रीम यास्कीन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। तो यह यहाँ पर जो लैब के साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये उस लड़की को लेकर आते हैं, एक मशीन में डाल देते हैं, देन उसकी सीडिंग स्टार्ट होती है, मतलब कि उसके अंदर से सीरम इंजेक्ट करना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो सीरम निकल जाता है, अब ये लड़की इनके कोई भी काम की नहीं थी, तो उसे ये बर्नर में बर्न कर देते हैं। मगर इसी बीच यहाँ के जो लैब के साइंटिस्ट होते हैं, ये मानस को पूछते हैं कि भाई आखिर तुम्हारे सुप्रीम यास्कीन चाहते क्या है? पिछले कई सालों से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो कर रहे हैं, मगर आज तक किसी नतीजे पर पहुँचे नहीं। जब तक तुम हमें एग्जैक्ट ये नहीं बताओगे कि उनको चाहिए क्या, तब तक हम उस फार्मूला या फिर उस मुकाम तक पहुँच नहीं पाएंगे। अब यह बात जो है मानस को भी थोड़ी सी क्लिक होती है, तो यह पहुँच जाता है बानी के पास में, क्योंकि बानी के पास में ही एक्सेस होता है सुप्रीम यास्कीन तक पहुंचने का। अगेन यहाँ पर बढ़िया वाले CGI दिखाए जाते हैं, कैसे एक सेलेटिस बॉडी जो होती है वो अपने हाथों पर बैठा करके इनको ले जाती है उनके ऑफिस तक। अब ऑफिस में कुछ बातें ध्यान देने लायक है। यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन पड़े होते हैं, जो कि पुराने पूर्वज से बंदर से इंसान कैसे बना, उसकी फिजिक चेंज कैसे हुई, ये मेंशन होता है। उसके बाद में जो सुप्रीम यास्कीन का ऑफिस होता है, यहाँ पर हम एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियोट को भी देख पाते हैं। तो हो सकता है कि सुप्रीम यास्कीन अपनी बॉडी को ट्रांसफर करने में भी कैपेबल हो। बानी बताता है कि ये हमारे लैब के साइंटिस्ट हैं, ये पूछना चाहते हैं कि भाई आखिर मुद्दा क्या है? आप 120 डेज तक किसी भी लेडी को पहुंचाना चाहते हो, उससे सीरम निकलवाना चाहते हो, मगर 100 डेज के अंदर ही ये जो है मर जाते हैं। तो हम पहुंचे कैसे वहां तक? और अभी भी जो मैं लेकर आया हूं, यह काफी टाइम के बाद में 100 डेज तक पहुंची होती है। अब जैसे ही सुप्रीम यास्कीन वो वाला सीरम अपने अंदर इंजेक्ट करता है, तो वो तो एकदम गिर जाता है, क्योंकि रास्ते में आते वक्त पहले ही साइंटिस्ट ने ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट को रिप्लेस कर दिया था, और इसी वजह से यास्कीन की हालत खराब हो जाती है। मगर सुप्रीम यास्कीन ने पहले भी कई सारी जानें गंवाई है, मौत पर जीत हासिल करने की कोशिश की होती है, इसी वजह से वह मरता नहीं है और आकर पकड़ लेता है असली कातिल को। मतलब पहले तो मानस पर शक जा रहा था, लेकिन कांड करने वाला होता है लैब का साइंटिस्ट, तो वह उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इंसान कब समझोगे, एक युग का अंत होगा और अब एक नया युग आएगा। और इन लोगों को भेजने से पहले यास्कीन यह भी बता देता है कि उस लड़की को ढूंढो जो कि 120 डेज तक सरवाइव कर जाए, मुझे वही सीरम चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। मीनवाइल हम दीपिका को देख पाते हैं, जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा होता है, और दीपिका यहाँ पर 150 क्रॉस कर चुकी होती है। अब इस बात का पता उसकी फ्रेंड को चल जाता है। अब उसकी फ्रेंड भी अच्छे पॉइंट्स कमा करके कॉम्प्लेक्शन वाइल हम देख पाते हैं भैरवा को, जो कि अपने जीते गए 10,000 पॉइंट्स में से 5,000 पॉइंट्स राम गोपाल वर्मा को दे देता है, क्योंकि उनके पास में कॉम्प्लेक्शन खाना ही मिलता था और वो उसे देते हैं एक अंडा। अब इस टाइम पे अंडे की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि लोग मार काटने पर तुले होते हैं इस छोटे से खाने पीने की चीज में, जो कि आजकल तो हर दुकान पर मिल जाता है। हमें इजली तो वीरेन पूछता है कि भाई आखिर तुम कॉम्प्लेक्टेड हुआ ही था, तो उसके माता पिता एक वॉर में मारे गए और कॉम्प्लेक्शन होता है, या फिर कहे कि उनका स्ट्रम ट्रूपर जिसने प्रभास यानी कि भैरवा को पाला होता है और बचपन से ही उसे एक अच्छे सोल्जर बनने की प्रैक्टिस करवाई होती है, ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई होती है। तो ऐसा करते करते दिन और दिन से साल बीतते जाते हैं, भैरवा भी बड़ा होता जाता आता है। अब जो उसका ट्रेनर होता है, इसको जुआ वगैरह खेलने की काफी सारी आदत होती है और यह भी चाहता था कि कैसे भी करके 1 मिलियन पॉइंट्स जमा करके वापस से संगीत कॉम्प्लेक्टेड कहें कि अपने जूनियर को दांव पर लगा देता है। लेकिन जो जूनियर यानी कि भैरवा होता है, उसने सब कुछ अपने ट्रेनर से सीखा होता है, इसलिए वो खुद के बिक जाने से पहले अपने ही ट्रेनर को बेच देता है। कॉम्प्लेक्टेड उसका ट्रेनर बता करके जाता है कि भाई ये तेरा एटीट्यूड जो या हमेशा ऐसा ही रखना, कभी बदलना मत। देन यहाँ पर वो अपने घर पर आ जाता है और इसी के साथ हम देख पाते हैं भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन को राजन का एक काइंड ऑफ गैरेज जैसा होता है। अब यहाँ पर और भी सारे लेनदार
पहुँचे होते हैं भैरवा से यूनिट्स लेने के लिए, क्योंकि भैरवा ने हर जगह उधारी मात कर रखे होते हैं। किसी के 200 हज, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख की। तभी वहाँ पर रॉक्सी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हारा तो यह बाद में कर्जा चुकाए, पहले मेरा चुकाए, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा है। अब उसकी फाइटिंग स्टाइल वगैरह देख करके बाकी लेनदार तो भग जाते हैं। और यहाँ पर कहानी में काइंड ऑफ लव ट्रायंगल डालने के लिए रॉक्सी का कैरेक्टर डाला गया है, हालांकि जरूरत नहीं थी, पर ठीक है, चलता है। इसी के साथ हम व्यूवर्स को ये भी पता चलता है रॉक्सी के टोटल 1 मिलियन यूनिट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। उसे ऊपर जॉब वगैरह भी मिल चुकी होती है, इसलिए उसके पास तो ऊपर जाने का पास होता है। तो भैरवा कहता है कि यार तू तो ऊपर जाती रहती है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी ले जा। तो अब रॉक्सी के काफी बार हाथ पैर जोड़ने पर वो फाइनली मान ही जाती है और अगले दिन भैरवा को ऊपर खाली 30 मिनट्स जाने का मौका मिलता है। खैर वो तो इससे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऊपर जाने के बाद में इनका काम होता है एनर्जी डिवीजन की सफाई वगैरह करना, उनके जो अंदर कैप्सूल वगैरह होते हैं उन्हें क्लीनिंग वगैरह करना। लेकिन भैरवा कहता है कि यार इतने टाइम के बाद पहली बार ऊपर संगीत, कॉम्प्लेक्टेड पहाड़, पौधे, जीव जंतु, जानवर, हर चीज मौजूद होती है, जिसे भैरवा देखकर बिल्कुल मिसम आइज हो जाता है। इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि खो जाता है, पूरा दिन वहीं पर स्पेंड कर देता है। रात को एक ग्रीक माइथोलॉजी पार्टी चल रही होती है, उसमें भी घुस जाता है, बहुत सारी दारू पीता है, ढेर सारा खाना खाता है कि तभी गलती से डांस वांस करते वक्त उससे एक पुतला गिर जाता है। इसी चक्कर में संगीत कॉम्प्लेक्टेड करूंगा और सबसे पहले तुम्हें बाहर निकालूंगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है दीपिका पर, जिसके पेट में ऑलरेडी 5 महीने का बच्चा होता है और अब उसे ले जाया जाने वाला होता है मानस के पास में, जो कि उससे सिरम एक्सटेक्स्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम उस छोटी भागी हुई लड़की को देख पाते हैं जो कि काशी सिटी में अपनी जान बचाते भाग रही थी कि तभी एक बाउंट हंटर की उस पर नजर पड़ जाती है। उसका रोबोट उसके पीछे पीछे भागता है उस लड़की को लेने के लिए, तो वो नजरें बचाते हुए सीधा एक जमीन में छोटी सी आकृति बनी होती है, मतलब वैसे तो टेम्पल ही होता है, वहाँ जाकर छिप जाती है। अब यहाँ पर वो रोबोट भी पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद होते हैं कर अश्वत्थामा जी, जो कि एक ही बार में रोबोट के अस्त पंजर ढीले कर देते हैं। तो ये जो छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है कीरा, वो कहती है कीरा आपको तो रेबल की साइड में होना चाहिए, जो कि कॉम्प्लेक्शन हो, जिसने एक ही झटके में उस रोबोट को हरा दिया। तो जो अश्वत्थामा जी होते हैं वो बताते हैं कि मेरी जंग उनसे नहीं है, मुझे सिर्फ एक को बचाना है। मीनवाइल दीपिका को यह लोग ले जाते हैं सिरम एक्सटेक्स्ट करवाने के लिए, दीपिका को उसी मशीन के अंदर। लेकिन जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है सिरम एक्सटेक्स्ट होने लगता है, एक बूंद तो निकल जाती है, लेकिन तभी इनकी मशीन वगैरह खराब हो जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि यार ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बानी, जो कि इस धनुष को देखता है, मतलब हर जगह वाइब्रेशन हो रही होती है, वो भी उसे छूता है तो एकदम उसको झटका लगता है जोर का। और अब तो दीपिका भी उस बर्नर तक पहुंचने वाली होती है कि तभी उसकी फ्रेंड उसे आकर बचा लेती है और कहती है कि सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना पड़ा, क्योंकि यही एस्केप प्लान था, अगर तुम यहाँ तक नहीं पहुँचती तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाती। यहाँ से आगे के सारे रास्ते में मैं जानती हूँ, कॉम्प्लेक्टेड को भी नहीं मालूम है सुरंगें कहाँ तक पहुँचती है। अब ये लोग बचकर भागने वाले होते हैं कि तभी एक सोल्जर की नजर इन पर पड़ जाती है, मगर फिर भी उसकी फ्रेंड कैसे तैसे करके दीपिका को बाहर निकलने का रास्ता बता देती है। हम दीपिका को देख पाते हैं जो कि उन सोल्जर से बचकर भाग रही होती है, और तीसरी तरफ हम अश्वत्थामा जी को देख पाते हैं जो कि ये महसूस करते हैं कि धरती पर गंगा सूख चुकी है, एयर पोल्यूटेड हो चुकी है, और उस छोटी लड़की यानी कि कीरा के हाथ से उन्हें उनकी मणि भी मिल जाती है। और जैसे ही मणि मिलती है भाई साहब, उनके जो घाव वगैरह होते हैं ये सब कुछ भर जाते हैं, उनके अंदर उनकी पूरी पावर्स आ जाती है। और जिस वक्त का ये सदियों से इंतजार कर रहे थे, यानी कि जिस बच्चे को बचाने के लिए लॉर्ड कृष्णा जी ने उन्हें आदेश दिया था, वो वक्त आ चुका होता है। पर दीपिका उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जो कि एग्जिट पॉइंट होता है, लेकिन गलती से एक लेजर पर उसका पैर पड़ जाता है, जहां से मतलब फायर अलर्ट काइंड ऑफ चालू हो जाता है। तो बहुत सारी आग निकल रही होती है, लेकिन अब जो मणि मिस्टर अश्वत्थामा जी को मिली होती है तो हवाएं रोक अपना बदल चुकी होती है। तो उसी हवा से दीपिका तो बच जाती है, मगर पीछे जो सोल्जर्स आने लगते हैं वो सारे के सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने ऑलरेडी जो कि रेबल से मिली हुई होती है 3 रेबल को बुला लिया होता है दीपिका की मदद के लिए, और ये
तीनों भी सोचते हैं कि यार अगर हमें हमारी ओल्ड एजेंट ने 2 सालों के बाद कांटेक्ट किया है तो जरूर कुछ ना कुछ खास बात होगी। और तभी दीपिका बाहर आती है, कपड़े वगैरह उसके जल चुके होते हैं और वो आकर एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। तो तीनों को समझ में आता है कि यही हमारा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मरियम ने ये पूरी की पूरी टीम बनाई थी। अब सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे बात पहुँचती है मानस तक कि भाई उस एग्जिट पॉइंट से एक लड़की निकल करके भाग चुकी है। अब यह बात कहीं मैनेजर्स मतलब बड़े के बड़े सुपीरियर्स तक पहुंचना जाए तो मानस कहता है कि इस बात को यहीं पर दबा देना कि मैंने इस धनुष में यानी कि जो गांडीव है महाभारत युग में अर्जुन यूज करता था, इसे इसमें पहले कभी ऐसी तरंगे उठती नहीं देखी, ना ही कोई इंसान ना ही कोई मशीन इसे छू पा रही है। जरूर कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। मीनवाइल उस ट्रक में दीपिका की मुलाकात उसके नए 3 दोस्तों से होती है, जहां पर इन्होंने पहली बार किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखा होता है। इनके बीच में अच्छी दोस्ती भी जाती है। ये लड़की बताती है कि ये मेरा दोस्त है, काफी टाइम से हम साथ में काम कर रहे हैं। मरियम ने बताया था कि हम आगे चल करके हमारी एक नई लाइफ शुरू करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। क्या तुम्हें शादी के बारे में कुछ पता है? अब इतने सालों से ये जो दीपिका होती है इसका कोड होता है SUNA 0, ये वहीं पर यानी कि है। तो यहाँ पर ये लड़की उसका कोड पढ़कर बताती है कि यार तुम्हारा नाम चलो सुमति रख देते हैं। इतने में ही यहाँ पर उनके पीछे लग जाते हैं। कॉम्प्लेक्टेड एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट कर दी होती है, लेकिन जाते वक्त जो पुलिस वाले होते हैं गलती से कचरा उसमें फेंक देते हैं। तो इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर इन लोगों ने गड़बड़ करी है। और फिर क्या होना था, फिर तो ढेर सारी फाइट शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अब तो AMA यानी कि सुमति पर 5 मिलियन यूनिट की बाउंट भी लग जाती है। अब जैसे यह बात पता पड़ती है भैरवा को, वो तो अपनी गाड़ी लेकर फटाफट से निकल पड़ता है। अब यहाँ पर कहानी में बहुत शानदार फाइट सीक्वेंस है, इसको मैं फटाफट से एक सब लेन कर देता हूँ। एक तरफ जहाँ दीपिका यानी कि सुमति को पकड़ने के लिए खुद कॉम्प्लेक्टेड आ जाते हैं, इसी बीच में आ जाते हैं सबके बाप यानी कि अश्वत्थामा। मगर अश्वत्थामा से दीपिका को ले जाने के लिए पहुंचा होता है भैरवा, क्योंकि उसे तो 5 मिलियन यूनिट्स चाहिए थे। और फिर होती है भाई साहब भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में जबरदस्त फाइट। तो भैरवा अश्वत्थामा को मात देने से रुक रहा था और ना ही अश्वत्थामा जो है भैरवा को कूटने से रुक रहे थे। दोनों के बीच में धमाधम फाइट होती है। मगर एट द एंड यार अश्वत्थामा ही इज अ सुपीरियर है फ्रॉम द महाभारत युग, तो उनसे कौन ही टक्कर ले सकता है। तो वो दीपिका यानी कि सुमति को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और बेचारा भैरवा वहीं पर लटका रह जाता है। अब ये लोग उसको लेकर पहुँच चुके होते हैं शंभाला। ये एक ऐसी जगह होती है जो कि रेबल के लिए प्रोटेक्टेड होती है, बचाने के लिए एक फोर्स फील्ड बनाकर रह रहे होते हैं। तो शंभाला भी कुछ ना कुछ ऐसी ही जगह होती है जहां पर मरियम जो इनकी सुपीरियर होती है, उनकी मम्मी, मम्मी की मम्मी और मम्मी की मम्मी ने कहानियां सुनाई थी कि सालों बाद में एक औरत आएगी जो एक भगवान को पैदा करेगी और वही भगवान इस धरती पर सुख शांति लेकर के आएंगे। तो यह जो सुमति है यह वही लेडी है। फिर तो भाई साहब सुमति का बहुत शानदार स्वागत होता है। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग मौजूद होते हैं, मतलब मोनेस्ट्री से मंक होते हैं, मस्जिद से खादिम वगैरह होते हैं, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। वो बहुत ही शानदार तरीके से सुमति का स्वागत वगैरह करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक पेड़ भी होता है जो कि जीवनदायक होता है। मरियम बताती है कि इस पेड़ ने आज तक कभी मतलब बहुत साल हो चुके हैं कोई फल फूल पत्ता नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही तुम आए तो इसके अंदर एक पत्ता भी उग चुका है। तो अब जरूर इस धरती पर सुख शांति आकर ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रभास की यानी कि भैरवा की होप टूट चुकी थी, क्योंकि उसके हाथ से सुमति जा चुकी थी, फमिलियन की बाउंट भी निकल चुकी थी। तो वो क्या करता है, अब आकर वीरेन को भी छोड़ने के बारे में कह देता है और 500 यूनिट्स उसको भी दान में देने की बात करता है कि यार अब मेरा जो सपना है वो तो टूट चुका है, मैं कभी अब कॉम्प्लेक्शन कर दिया है, तो तुम अपने घर पर जा सकते हो। जहाँ पर वीरेन कहता है कि सर आप तो हमारे आइडियल पर्सन हो, क्यों ना आप हमारी टीम में मिल जाओ और कॉम्प्लेक्टेड वगैरह बना दो। मैं जानता हूँ कि आपकी सही जगह कहाँ पर है, आप मेरे साथ संभाला चलो। अब यहाँ पर जो अपना भैरवा है ये क्या करता है, एकदम डबल एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। इसने ऑलरेडी मानस के साथ मिलकर सुमति को वापस लाने का प्लान बना लिया होता है। शंभाला का पता वीरेन को पता है और वीरेन मुझे वहां तक ले जा सकता है जहां पर अभी ये सुमति और ये लोग गए हैं, जिसके बदले में मान उसे कॉम्प्लेक्टेड सॉर्टेड होने वाली थी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है शंभाला में, जहां पर हम देख पाते हैं कि छोटी लड़की केरा आकर अश्वत्थामा जी से बात करती है
और कहती है कि आपके हाथ में जो डंडा है ये इतना पावरफुल कैसे है, आपको ये मिला कहाँ से। जहाँ पर अश्वत्थामा जी बताते हैं कि मेरा नहीं, ये मेरे एक दोस्त कर्ण का है। वो महाभारत युग का बहुत ही सुपीरियर कंटेंडर था और उसने पांडवों के एक में कंपैरेटिवली तरफ हम भैरवा को देख पाते हैं जो कि टोनी स्टार्क की तरह अपने बुज्जी को रिपेयर कर रहा होता है और उसके अंदर अपने सारे के सारे यूनिट्स मतलब लाइफ टाइम जितने भी बचाए होते हैं वो सारे के सारे उसमें खर्च कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर लेता है ताकि शंभाला पहुंचकर अश्वत्थामा के अश्व अलग और थामे अलग कर सके, क्योंकि आज तक उसे किसी ने हराया नहीं था। तो काइंड ऑफ ईगो पर बात आ चुकी थी। वहीं हम अश्वत्थामा जी को देख पाते हैं जो कि माँ यानी कि सुमति के पास अगर बताते है कि मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इनका इतना वो बोलना ही था कि तभी यहाँ पर वीरेन जो होता है वह पहुँच चुका होता है भैरवा के साथ में शंभाला। और यह जो लोकेशन होती है शंभाला की ये ऑलरेडी ट्रैक हो रही होती है। कॉम्प्लेक्टेड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जहाँ पर भैरवा संभाल रहा है अश्वत्थामा जी को, वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्शन भाला के ऊपर धाबा बोल चुका होता है। अब इस पूरे फाइट सीक्वेंस में जो कि मोर देन आधा घंटा चलता है, बाती है बीच में जिसके पास में अशोका का एक पुराना वालाला या फिर कहे कि बागी मूवी के एक पुराने वाले हथियार जो कि धारीदार तलवार होती है उससे वार कर देती है मानस पर। मानस को आ जाता गुस्सा और वो मरियम को जॉन से मार डालता है और जो भयंकर तबाही मच रही होती है। इसी चक्कर में दीपिका भी गिरकर मरने वाली होती है कि तभी एट द एंड यहाँ पर पहुँच जाते हैं अश्वत्थामा जी उसे बचाने के लिए, मगर वो भी नहीं बचा पाते कि तभी भैरवा कूदता है और सुमति का हाथ पकड़ लेता है। तो अश्वत्थामा जी भी जो है उसका पैर पकड़ लेते हैं और फाइनली ये दोनों की जान बचाकर के ऊपर ले आते हैं। मगर क्या होता है तब तक मानस जो है अपना सुप्रीम आस्किन के थ्रू बनाया गया एक वेपन वो मार देता है अश्वत्थामा जी पर। तो उनके हाथ पाथ वगैरह कम्प्लीटली लॉक हो जाते हैं, वह कुछ कर नहीं पाते और भैरवा भी जो है वो झटका खाकर पीछे गिर जाता है। अब पूरी तरीके से होप खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर मानस बाल घसीट के सुमति को अपने साथ लेकर जाने लगता है कि तभी किस्मत से उस पेड़ का एक छोटा सा पत्ता आकर उनके डंडे पर गिरता है। डंडा आता है सीधा कर्ण मतलब कि भैरवा के हाथ में और पुरानी यादें ताजा हो जाती है। अब यहाँ से महाभारत का एक छोटा सा सीन आता है। अब इस सीन में हुआ यह था कि अर्जुन ने कर्ण को मारा तीर तो उसका रथ गया 10 कदम पीछे और कर्ण ने जब मारा तीर तो अर्जुन का रथ गया सिर्फ 2 कदम पीछे। तो अर्जुन जो होता है वो बहुत ज्यादा शेखी बगड़ने लगता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक तो तुम्हारा रथ बहुत सारे देवी देवताओं ने मिलकर बनाया है, ऊपर से ध्वज पर श्री हनुमान जी स्थित हैं और तुम्हारा जो सारथी है यानी कि ड्राइवर वो मैं खुद हूँ। तो अगर उस बंदे ने तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे धकेल दिया मतलब कि उसमें कितनी ताकत होगी तुम सोच नहीं सकते हो। वो खुद सूर्य पुत्र कर्ण है। तो यानी जो भैरवा है उसमें कर्ण की यादें आ चुकी होती है और वो भाई साहब अपने डंडे को एकदम डेडपूल की तरह घुमाता है, सारे के सारे उनकी गोलियां डॉज करवा देता है और फिर बचा लेता है सुमति को और अपने साथ लेकर उड़ने वाला होता है। अब यहाँ पर अश्वत्थामा जी उसे बताने की कोशिश करते हैं, कुछ याद दिलाने वाले होते हैं, लेकिन तब तक वो रुकता नहीं है और अपनी फुल पोटेंशियल मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड खोल खुला के निकल जाता है। अब कहानी के एंड में बहुत एपिक सीन्स है। यहाँ पर हम बानी को देख पाते हैं जो कि पहुंचा होता है सुप्रीम यास्कीन के पास में उस एक ड्रॉप को लेकर के और बताता है कि यह एक बूंद उस लेडी से टेक्स्ट हुई है जिसने 120 तो क्या 150 डेज क्रॉस कर लिए थे। और जैसे ही यास्कीन उस एक बूंद को अपने अंदर लेता है मतलब ये भगवान का ही एक अंश होता है, तो लेते ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है वो। और जो गांडीव जो कि अर्जुन उठाया करता था वो खुद उठा करके बोलते हैं कि अब उस लड़की यानी कि सुमति को लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा और उसका अंत करूंगा। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है।